जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के एक युवक की हुई मौत, डेंगू संदिग्ध मानते हुए क्षेत्र में करवाया गया दवा का छिड़काव। जिले में डेंगू के 2 नए मरीज मिले। 20 सितंबर से 1 से 5वीं तक स्कूल शुरू किए जाने के लिए प्रदेश शासन ने दिया आदेश। सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बुलाकर दिया गया था डमी चेक, खिंचवाई गई थी फोटो। मौत के 1 साल बाद भी नहीं मिला अंत्येष्टि का पैसा। धर्मांतरण करवाने के आरोप में गिरफ्तार 7 आरोपियों को भेजा गया वारासोनी जेल। नगर पालिका के पूर्व पार्षद अमित बैस का 32 वर्ष की अल्पायु में निधन। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में बरती गई लापरवाही की वजह से धीरे धीरे जिले के भीतर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मलाजखंड और लालबरा क्षेत्र के मिरेगांव के 2 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका उपचार जारी है। आपको बताएं कि डेंगू की चपेट में आने से वार्ड नंबर 13 निवासी राहुल मेश्राम की नागपुर के एक निजी चिकित्सालय में मृत्यु हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई। इस मामले में जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर इल्लारे के द्वारा इस मामले में डेंगू की पुष्टि की गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी युवक की मृत्यु डेंगू की वजह से हुई है यह मानने के लिए तैयार नहीं। संज्ञान में एक मौत हुई, मुझे मालूम है। एक राहुल मेश्राम नाम है कि 35 साल का लड़का, लगभग करीब 4-5 दिन मेरे पास आया दिखाने। ओपीडी का पेशेंट था, मैंने देखा था, उसकी जांच की थी। जैसे प्लेटलेट काउंट काफी कम थे, उल्टी हाथ पे दर्द था, बुखार था, तेज बुखार था। मुझे उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि वो एक प्राइवेट चिकित्सक से इसका इलाज 3 दिन से चल रहा था और 5-7 दिन पहले नागपुर किसी काम से गया था। उसके बाद आके बीमार हुआ था। मैंने देखा, उसका प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया तो उनके परिजनों के द्वारा कहा कि चूंकि डेंगू है सर, तो हम बाहर ले जाना चाहते हैं। वो खुद के अपने विवेक से, अपने मर्जी से बाहर ले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे। जिला अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों में मलाजखंड निवासी निरंजना डोंगरे, जो कि जबलपुर में अध्ययन कर रही थी। 10 सितंबर को अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह वापस मलाजखंड आ गई, जहां पर उनके परिजनों के द्वारा तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे डेंगू का संक्रमण होने की पुष्टि निजी चिकित्सकों के द्वारा की गई। ये वहाँ वो लड़की जो बताएगी यहाँ आई, तो यहाँ कब आई थी? ये इतवार को आई है यहाँ पे। तो हमको फोन की इसने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके, तो हम लोग यहाँ पे आए। अभी डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? उसको पापा लेके गए थे डॉक्टर साहब के पास, तो उनको क्या निकला डेंगू। तो अभी इलाज बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे तो हो रहा है सर। अभी लड़को उन्हीं के पापा ले गए थे। अच्छा, स्थिति ठीक है ना बच्चे की? अभी तो आंकड़ों में हो रहा है, अभी तो दिक्कत तो है मान के चलो। वहीं जिला मलेरिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्राइवेट लैब में डेंगू के टेस्ट किए जाने को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान आरएमओ अरुण लांजेवार ने बताया कि जिला अस्पताल में डेंगू संक्रमण के जो मरीज है वह बाहर से रेफर होकर जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। समता भवन के पास बूढ़ी बालाघाट के निवासी राहुल मेश्राम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि वहां डेंगू का संदिग्ध मरीज था, उसमें डेंगू की पुष्टि नहीं हुई थी। डेंगू का संदिग्ध मरीज होने के कारण उसके निवास के आसपास सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। उसके घर के आसपास फॉगिंग मशीन से धुआं करने के साथ ही लार्वा नष्ट करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही बुखार से पीड़ित मरीजों का सर्वे भी किया गया। शहर के नर्मदा नगर वार्ड नंबर 32 के एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर नगर पालिका की दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
जानकारी के मुताबिक नर्मदा नगर निवासी आशीष श्रीवास कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं। आज करीब दोपहर 2 बजे अचानक कमरे में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल नगर पालिका को इस आगजनी की सूचना दी। इस आगजनी की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि करीब 20 से 25 हजार रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई। ये हुई थोड़े से लापरवाही से हो गई है। कैसी घटना हुई फिर भी? अब ये कुछ नहीं, सब बैठे थे, अब बच्चे अच्छे से थोड़ा सा ने ज्वलनशील पदार्थ रखा था, उस कारण जल्दी आग पकड़ लिया। प्लास्टिक और के आइटम थे, तुरंत आग पकड़ लिए, तो उस कारण और जल्दी आग बढ़ गई। तो किसी तरीके का व्यवसाय करते हैं आप? जी हाँ, ये कॉस्मेटिक का काम है, सैलूनों में माल जाता है, सैलून, लेडीज पार्लर, जेंट्स पार्लर। तो जानकारी कैसे लगी? नहीं, बस हम लोग यहीं बैठे थे सब, क्या है थोड़ी सी लापरवाही, इसलिए क्या है सब कंट्रोल में आ गए। जैसे कुछ ऐसी चीजें थी जो तुरंत नहीं बुझ रही थी, तो बस उसी में दिक्कत बनी रही, बाकी तो सब। वहीं इस संदर्भ में फायरमैन गौतम ब्रह्मे ने बताया कि उन्हें नर्मदा नगर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। कॉल के माध्यम से नगर पालिका में हमें फायर ब्रिगेड ऑफिस में फोन आया था कि फलाने वार्ड में आग लगी है मकान में, तो तुरंत ही हम 2 मिनट में रवाना हो गए। तत्काल पहुंचकर जो केमिकल रखा था कॉस्मेटिक सामानों का वो जल रहा था, तो डीसीपी डाइटिंग पाउडर से उसे तत्काल बुझाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में आरोपी पारस उर्फ छोटू पुड़के 22 वर्ष को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यहां आरोपी खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खापा का निवासी है और लड़की हट्टा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और दोनों आपस में रिश्तेदार है। अभियोजन के अनुसार 30 अक्टूबर 2019 को यह नाबालिग लड़की अपने पिता से पूछकर हट्टा मंडाई गई थी, जो शाम तक अपने घर नहीं लौटी और उसके पिता ने रिश्तेदारी गांव में खोजबीन की, किंतु लड़की के नहीं मिलने पर उसके पिता ने पुलिस थाना हट्टा में रिपोर्ट दर्ज की थी, जहां पर इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था और लड़की की पतासाजी की जा रही थी। 3 नवंबर 2019 को 12 बजे लड़की को उसी के रिश्तेदारों ने पुलिस थाना हट्टा लाए थे, जहां गुम इंसान दस्तयाब की गई। लड़की से पूछताछ करने के बाद इस नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में पारस उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया और विवेचना के उपरांत आरोप पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी छोटू उर्फ पारस के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। थाना खैलांजी के अंतर्गत खापा ग्राम का पारस पुड़के करके अभियुक्त और इसके द्वारा अवयस्क अभियुक्त्री को उसके माता पिता के विधिपूर्ण साक्षरता थे उनकी बिना सम्मति के बहला फुसला के ले गया था, जिस पर उसके खिलाफ 363 भारतीय दंड विधान का आरोप लगा था। उक्त प्रकरण में आज माननीय श्री प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी के द्वारा निर्णय पारित करते हुए उसे दोषी पाया गया और उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास साथ ही 25,000 रुपये का उसका अर्थदंड भी आरोपित किया गया। दक्षिणी सभ्यता का प्रभाव किस तरह से हमारे आपके घर में पड़ रहा है, इस बात के उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं। ऐसा एक मामला जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली में दिखाई दिया, जब एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र ने दूसरे छात्र की जान का दुश्मन बन गया और उसने अपने ही हम उम्र छात्र पर धारदार हथियार से वार कर दिया। दरअसल पूरा घटनाक्रम गर्लफ्रेंड से बात करने की रंजिश को लेकर हुआ, जब एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम मेश्राम ज्ञानोदय स्कूल भरवेली में कक्षा 12वीं का छात्र है। इसी क्लास में हर्ष वराड़े की गर्लफ्रेंड भी पढ़ती है। हर्ष वराड़े को शक था कि सक्षम मेश्राम उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता है। इसी को लेकर हर्ष वराड़े सक्षम मेश्राम से रंजिश बनाए हुए था और वह सक्षम मेश्राम को सबक सिखाने की फिराक में था। 13 सितंबर की शाम को सक्षम मेश्राम हीरापुर में शिवालय सर की कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने गया था और शाम 6 बजे सक्षम मेश्राम ट्यूशन से अपने घर वापस लौट रहा था। तभी मदर टेरेसा स्कूल के पास सक्षम पहुंचा ही था कि उसे हर्ष वराड़े मिला और उसने धारदार चाकू से सक्षम मेश्राम के दोनों पैरों पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। ये हर्ष वराड़े है, हम भरवेली पे ही रहता है। तो उसने अब उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, वो मैंने उसको लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड का दूसरा बॉयफ्रेंड हूँ, तो उन्होंने मेरे को शक के इस पर मार दिया। कौन सी पढ़ते हो आप? 12th क्लास। कहाँ पे? भरवेली में। और लड़का?
लड़का 12th पास हो गया हुआ। और लड़की वहीं पढ़ते आपके साथ में? मेरी क्लास में ही है। ठीक, अभी घटना कब की है? कल शाम 6 बजे। कहाँ से आ रहे थे अभी? मैं कोचिंग सर की कोचिंग से घर आ रहा था। तो सर कहाँ पर मारपीट की है? ये मदर टेरेसा स्कूल के सामने। कैसे मारा था? चाकू से। नगर के जयस्तंभ चौक के करीब स्थित मैकेनिक नगर की एक चाय की दुकान में आज अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर नगर पालिका की दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर तत्काल आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में चाय दुकान के संचालक को करीब 20,000 रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान चाय दुकान के संचालक अनिल नागपुरे ने बताया कि टंकी लीकेज होने के कारण अचानक आग बढ़ गई, जिसकी जानकारी नगर पालिका को दे दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर नगर पालिका के दमकल कर्मियों के द्वारा आग को बुझाया गया। बस सर वो लीकेज हो रही थी टंकी। काय की टंकी थी? बस चाय बना रहा था। लगभग कितने का आप लोग को नुकसान आर्थिक? कम से कम 10,000 के ऊपर ही गया। तो ये यहाँ कोई था कि नहीं था यहाँ पे? नहीं सर, बस मैं ही था। अच्छा, कैसे पता चला आपको? बस चाय बना रहा था मैं, जैसे अंगार पकड़ी तो मैं वाल को ये किया और मैं छोड़ के निकल गया वहाँ। कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के द्वारा 20 सितंबर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया है कि 20 सितंबर से स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5वीं की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ प्रारंभ की जाए। कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किया जाए। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाए कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50% क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए। प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लिए 100% विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त पर आधार पर खोले जा सकते हैं कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50% क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए। जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर प्रथम जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाए। शालाओं के संचालन के लिए अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थियों विद्यालय छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। स्कूलों में भारत सरकार राज्य स्तर से समय समय पर जारी SOP एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शालाओं एवं छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ को टीके को कम से कम 1 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा एक भी डोज नहीं लगवाया गया है तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा। रामपाली थाने के अंतर्गत धर्म परिवर्तन करवाने के 7 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा में धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर पुस्तक वितरण और देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग करने, गलत साहित्य बांटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें ग्राम के युवक अंकित पटेल के द्वारा इस पर आपत्ति लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सूचना दी गई थी, जिनके द्वारा थाना प्रभारी के नाम आरोपियों के नामजद ज्ञापन देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस पर पुलिस ने 7 आरोपी गजेंद्र दास पटले निवासी पाथरी लालबर्रा, भोजराज निवासी ग्रामदीनी, विजय दास पंचेश्वर मेहंदीवाड़ा, पवन दास निवासी सिरपुर, मनोज दास राहंगडाले निवासी गर्रा रामपाली, राजेंद्र डहाके निवासी लिंगमारा, सूरज पंचेश्वर मेहंदीवाड़ा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मुखबिर की सूचना पर सभी को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए चलाई जा रही श्रमिक कार्ड योजना का हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहां घर के मुखिया की मृत्यु होने पर हितग्राही योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर है। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंत्योष्टि और अनुग्रह सहायता राशि अब तक हितग्राही के खाते में नहीं पहुंची है। ताजा मामला नगर के वार्ड नंबर 4 भैया चौकी निवासी भेजन बाई राहंगडाले से जुड़ा हुआ है। परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अंत्योष्टि और अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने की मांग की। चित्रेश राहंगडाले ने बताया कि उनके पिता धनेश्वर राहंगडाले की मृत्यु 24 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिस पर योजना के तहत उन्हें 5,000 रुपये की सहायता राशि अंत्योष्टि के लिए नहीं मिली। वहीं योजना के अनुरूप उन्हें अनुग्रह सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें आज तक नहीं दी गई है। बस आपके पास में आवेदन देने आए थे,
मेरे पिताजी लगभग दिसंबर में ख़त्म हुए हैं, तो उनका श्रमिक कार्ड था, तो शासन द्वारा योजना चल रही है अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि, तो इसके बाबत में मुझसे फॉर्म भरवाया गया था, क्योंकि मैं भी इस शासन का मतलब लाभ लेना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये किया, फॉर्म डाला। तो फॉर्म के बाद में क्या है कि नगर पालिका से सारा काम हो गया था, ऐसा करके मुझे आश्वासन दिया गया, और लगभग अभी बीच में ग्रामोदय करके योजना मतलब कार्यक्रम हुआ था नगर पालिका में, तो उसमें मुख्यमंत्री जी थे, सॉरी गौरीशंकर बिसेन जी विधायक और माननीय कलेक्टर महोदय दीपक आर्य जी थे उसमें सम्मिलित। तो उसमें मम्मी को मंच में बुलाकर 2 लाख का चेक और 5,000 अंत्येष्टि जो राशि मिलती है और अनुग्रह सहायता राशि, दोनों की राशि का मतलब थर्माकोल से जो चेक बनाते हैं उसका चेक देकर वाहवाही लूटा गया था, जिसकी अभी तक राशि मम्मी के खाते में नहीं आ पाई है। और चूँकि मम्मी का स्वास्थ्य अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, लगभग हर 2-3 महीने में तबीयत खराब होते जा रही है, लगभग 9 महीने होने लगे, अभी तक राशि खाते में नहीं आई है। वाराणसी नगर के गुरु नानक धर्मशाला में मंगलवार को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कार्यपालन अभियंता प्रमोद गेडाम, सहायक अभियंता जीएस नकपुरे, कनिष्ठ यंत्री राहुल तुरकर, संदीप सहारे, एलएल अहिरवार और पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें शासन की विद्युत नीतियों और पेंशनरों को आ रही समस्याओं के बारे में शासन की विद्युत नीतियों और पेंशनरों को आ रही समस्या के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और शासन के द्वारा लाए गए विद्युत बिल सुधार 2021 अधिनियम का विरोध करते हुए जन जागरण किया गया। इस संबंध में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट था उसको गवर्नमेंट ने उपयोग दिया है, हमारे सर्विस की रहेगी, सर्विसेज जो पैसा पेड करेगा उसको सर्विस मिलेगी, जो नहीं मिलेगा, जो नहीं कर पाएगा उसको नहीं मिलेगी, तो इससे जो गरीब वंचित लोग हैं उसको इसका फायदा नहीं हो पाएगा। तीसरा, हम अधिकारी कर्मचारियों के भविष्य का भी है कि हम लोग अब इससे क्या होगा, क्योंकि उसमें सर्विस कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये जन जागरण कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने माननीय मंत्री जी से बात की थी, उन्होंने 1 महीने का आश्वासन दिया था, जो कि 23 तारीख को पूरा हो रहा है। पेंशनर की समस्याओं के संबंध में वाराणसी, रामपायली, खैलानी, डोंगरमारी वितरण केंद्र से संबंधित सभी पेंशनर साथियों की बैठक रखी गई थी, जिसमें शासन द्वारा निजीकरण का विरोध करते हैं, साथ में विद्युत अधिनियम 2021 का भी विरोध करते हैं, जिससे हमारे पेंशनरों की पेंशन खतरे में पड़ जाएगी, और शासन से मांग करते हैं कि शासन हमें गारंटी दे कि पेंशन की जवाबदारी पूरी ले। साथ ही पेंशनरों को पहले 25% छूट बिजली खपत में छूट मिलती थी, वो शासन बंद कर दी गई, वो बहाल की जाए। और साथ ही अभी केंद्र शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को, पेंशनरों को डीए की घोषणा की है, डीए दे रहे हैं। हम भी कंपनी से, शासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को भी डीए केंद्र सरकार के बराबर दिया। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरेंडा निवासी एक महिला ने दहेज प्रताड़ना के चलते अपनी सास ससुर के विरुद्ध मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। परसवाड़ा पुलिस ने संतोषी कटरे 29 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति भूपेश कटरे, ससुर सोहनलाल कटरे, सास शकुंतला कटरे, तीनों ग्राम कुरेंडा और ननंद ललिता और संगीता पटले ग्राम ठेमा निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2020 को आर्य समाज मंदिर गोंदिया महाराष्ट्र में शादी कर लिए थे। शादी के बाद संतोषी अपने पति के साथ नागपुर में करीब 1.5 महीने तक रही। उसके बाद भूपेश ने संतोषी को अपने घर ग्राम कुरेंडा ला लिया था, जहां संतोषी अपने पति भूपेश, ससुर मोहनलाल और सास शकुंतला बाई के साथ रहने लगी थी। शादी के कुछ दिन बाद पीड़िता से मायके से 2 लाख रुपए लाने की मांग करते रहते थे और संतोषी को उसका पति भूपेश रुपए के लिए मारपीट करते रहता था। लगातार मारपीट की घटना से 13 सितंबर को संतोषी ने परसवाड़ा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।